हाय गाइस, वेलकम टू आवर प्यारा सा चैनल फिज़िक्स पाठशाला, जहाँ पे हमको मिलती है कंप्लीट फिज़िक्स फॉर्मूला सीरीज़ हमारे नीट 2020 एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि भाई बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, बहुत कुछ याद करना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। 7 से 10 मिनट के अंदर ऐसे फॉर्मूलेज मैं आपको बता दूंगी जिससे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बिल्कुल डर नहीं लगेगा और सब कुछ कवर हो जाएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो भैया एक कूलम्ब अंकल थे जिन्होंने एक लॉ दिया, किसी भी दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा उसके बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। और ये जो यहाँ पे K होता है, ये होता है हमारा मीडियम के लिए। और अगर हमारा मीडियम एयर हो तो इस K की वैल्यू हो जाती है 1 और हमें यहाँ पे ये K लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली थी कि Q1 पे जितना फोर्स लगता है Q2 की वजह से, उतना ही फोर्स लगेगा Q2 पे Q1 की वजह से, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसीलिए यहाँ पे एक ये माइनस का साइन आ जाता है, क्योंकि यहाँ हम वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर इसी तरह से ये दो चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्ज हों, तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा? तब हमारा फॉर्मूला होगा F = Q/4πε0 सिग्मा QI/RI²। तो ये तो हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या पता चलता है? आगे आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कुछ नहीं है, वो भी एक तरह से समझ लीजिए कूलम्ब अंकल ने हमारी हेल्प कर दी थी। इसलिए जो E होता है वो होता है हमारा F/Q, यानी कि जितना फोर्स हमने निकाला था उसको अगर हम चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो जो अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, और अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें पॉइंट चार्ज मिले, हमें अलग अलग तरह से भी चार्ज मिल सकता है। जैसे कभी कभी चार्ज लीनियर हो सकता है, कभी चार्ज सरफेस पे हो सकता है, और कभी कभी पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। तो लीनियर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0 सिग्मा लैम्डा डेल्टा L/r²। लैम्डा क्या होता है? हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, और डेल्टा L में अगर हम ये सिग्मा लगा देंगे तो बेसिकली ये हमारी पूरी की पूरी जो लेंथ है वो आ जाएगी। इसी तरह से अगर चार्ज सरफेस पे है तो हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज़ करते हैं, और उसके आगे हम पूरा सरफेस एरिया लगा देते हैं। और ऐसे ही हमारा रो होता है, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और डेल्टा V। तो एक फॉर्मूले को अगर याद रख लिया तो दूसरा तो उसी की तरह से हो जाता है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो सिर्फ कूलम्ब अंकल ही नहीं थे जिन्होंने लॉ दिए हैं, एक दो लॉ गॉस अंकल ने भी दे दिए हैं। तो उन्होंने क्या बोला? सबसे पहले हम जानते हैं अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है E.ds। E तो हमें पता चल गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये डेल्टा S क्या होता है? डेल्टा S होता है हमारा एरिया वेक्टर। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ब्लू कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये एक एरिया है। तो इससे अगर हम एक परपेंडिकुलर बाहर निकालें तो वो होता है हमारा एरिया वेक्टर, यानी कि ये डेल्टा S। और जैसे ये थोड़ा सा टेढ़ा सा सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा डेल्टा S, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बीच का एंगल क्या हो गया? थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है? E∆S cos थीटा। तो जो गॉस अंकल थे उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको निकालने का सिर्फ एक यही तरीका नहीं होता। अगर हम पूरे चार्ज, जितना उस पूरे के पूरे सरफेस में चार्ज इनक्लोज्ड है, उसको ε0 से डिवाइड कर दें तो वो भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकता है। अब इस गॉस लॉ से हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए जल्दी से वो देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि ये अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो उसके लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? λ/2πε0r। लैम्डा अगेन वही लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये जो r है ये डिस्टेंस है उस पॉइंट की उस वायर से। और अगर ये वायर में ये कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है? E = σ/2ε0। सिग्मा क्या है हमारा? वही सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सपोज करो कि ये जो है ये एक शीट नहीं है, दो शीट है जिसका पॉजिटिव चार्ज है, और इस दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग है। एक की σ1 है, एक की σ2 है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3 जगह होगा, लेफ्ट में, राइट में और मिडल में। तो अब जो लेफ्ट और राइट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हो जाएगी E = 1/2ε0 σ1 + σ2। और जो ये बीच का मिडल वाला पोर्शन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 1/2ε0 σ1 -
सिग्मा 2। लेकिन अगर इसमें एक स्पेशल केस अगर हम लगा दें, अगर हम देखें कि चार्ज डेंसिटी तो दोनों की इक्वल है, बट एक तरफ तो ये पॉजिटिव है और एक तरफ ये नेगेटिव है, तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो लेफ्ट और राइट के केसेस हैं उसमें तो हो जाएगा E इक्वल्स टू 0, और अगर हम मिडिल में निकालने की कोशिश करें तो वो आ जाएगा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। आता ये ऊपर वाले फॉर्मूले से है, पर एक ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसलिए हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं गॉस लॉ के। तो अगर हम थिन स्फेरिकल शेल, जो खोखला शेल है, जैसे कभी कभी पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग भी खोखला हो जाता है ना, समझ लो कुछ वैसा सही केस है। अगर हम वो वाला केस कंसिडर करें तो हमारे पास E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। ये वैल्यू कब आती है? ये आती है हमारी, जैसे सपोज करो ये पूरा स्फीयर है, इस पर ये चार्ज हमें दिखाया हुआ है माइनस, लेकिन अगर हम निकालने की कोशिश करें कोई ऐसा पॉइंट जो इसकी शेल के बाहर है, तो उस केस में ये हो जाता है E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। ये हो गया हमारा आउटसाइड केस के लिए। अब इनसाइड अगर देखें, अब इनसाइड तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। और सरफेस पे कितना चार्ज है? सरफेस पे है पूरा Q चार्ज, तो 1/4πε0 Q/R²। ये कैपिटल क्या है? R क्या है? कैपिटल R है हमारे इस शेल की रेडियस, और ये जो स्मॉल r है ये है हमारे उस पॉइंट की जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो हम Q की वैल्यू वैसे हम सिग्मा से भी निकाल सकते हो क्योंकि थिन स्फेरिकल शेल है, और अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है तो हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेम इसी तरह से अब जो है ये शेल जो है खोखला नहीं है, अब ये एक सॉलिड स्फीयर है, तो इस केस में आउटसाइड का जो पॉइंट है उसके लिए वैल्यू क्या आ जाती है? E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। इनसाइड के लिए आ जाती है 1/4πε0 Qr/r²। अभी जो स्मॉल r है ना, ये अब ये वाली वैल्यू नहीं रह जाती, ये अब ये वाली वैल्यू हो जाती है, जो अंदर वाला स्फीयर आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू। और सेम इसी तरह से ये हो गया हमारा आउटसाइड के लिए, ये हो गया हमारा इनसाइड के लिए, और ये हो गया हमारा सरफेस के लिए। सरफेस पे वैल्यू आ जाती है 1/4πε0 Q/r²। और अगर हमें यहाँ Q की वैल्यू निकालनी है तो वो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गई जल्दी से हमारी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। अब जल्दी से आ जाते हैं आगे क्या है? आगे है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया है, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसका सिंपल फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r। और अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो सिंपल 1/4πε0 सिग्मा QI/RI। जितने सारे हैं सबको लिखो और ऐड कर दो, सिंपल। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसके बीच में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जिसको हमेशा याद रखना चाहिए, E इक्वल्स टू -dV/dr। तो अगर हमें पोटेंशियल गिवन है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो पोटेंशियल भी आसानी से निकाल सकते हैं। कभी कभी हमें डिफ्रेंशिएट की भी जरूरत नहीं होती, सीधा वैल्यू रखो, डिवाइड करो और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी दो चार्ज के बीच में, उसकी वैल्यू क्या होती है? U इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r। इसको कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे r² नहीं है, यहाँ पे r है। और इसी तरह से अगर हमारे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं तो उसके लिए वैल्यू क्या हो जाती है? U इज इक्वल्स टू 1/4πε0 सिग्मा QJ/r। अब यहाँ पे 2 क्यों है? सपोज करो 3 चार्ज हैं, 1, 2 एंड 3, तो 1 की वजह से 2 पे, 1 की वजह से 3 पे, 2 की वजह से 3 पे, जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं उन सबको निकाल के उन सबको ऐड करना पड़ता है, तो वहाँ से आ जाती है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब नई चीज़ क्या आती है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्चुअली नया कुछ नहीं है, सिर्फ 2 चार्ज हैं जिनके बीच में एक डिस्टेंस है, और वहाँ से बस एक हमें एक डाइपोल मूवमेंट, ये नई सी टर्म आ जाती है और हम सोचने लगते हैं पता नहीं क्या है। कुछ खास नहीं है, बस एक ये डाइपोल मूवमेंट है जिसकी वजह से थोड़े से फॉर्मूले में चेंज आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका फॉर्मूला हो जाता है V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 P cos θ/r²। और ये जो थीटा होता है ये होता है हमारा डाइपोल मूवमेंट, और जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, यानी कि जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उसका जो पोजीशन वेक्टर है उनके बीच का एंगल। इसी तरह से अगर हमें फील्ड निकालना हो एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट्स क्या होता है? जैसे ये इसकी एक्सिस है ना, तो इसके अलाइनमेंट में जो कोई पॉइंट है, अगर हमें उस पर फील्ड निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2PR/r² -a² का होल स्क्वायर। और अगर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर हो जाए तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/4πε0 2P/r³।
अब अगर जो ये पॉइंट है ये इसकी एक्सिस पे ना हो के ये इसके परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है, जैसे इस तरह में दिखाया हुआ है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है? उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 1/4πε0 2pr/r² प्लस a² का होल स्क्वायर। और सेम यही केस अगर मैं इस पॉइंट को बहुत आगे ले जाऊं और r की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए a से, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0 p/r³। सेम अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जो टॉर्क होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? टॉर्क क्यों लगता है? जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो घूमने लगता है ना डाइपोल, तो बस वो वाला टॉर्क जो है वो होता है PE sin थीटा, और P जो है हमारा डाइपोल मूवमेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच का जो एंगल होता है वो यहाँ पे थीटा हो गया। सेम इसी तरह से अब देखो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होती है U = -PE cos θ2 - cos θ1। अब ये θ1 और θ2 क्या है? जब भी किसी डाइपोल को सपोज करो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तब वो θ1 एंगल पे था और वो घूम के θ2 पे आ गया, तो बस यही वो वैल्यूज़ हैं। अब एक स्पेशल केस ले लेते हैं कि अगर डाइपोल जो है वो इनिशियली परपेंडिकुलर था फील्ड के, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू हो जाती है? U = -PE cos θ। कुछ नहीं है, यहाँ पे θ1 की जगह 90 डिग्री रख लिया तो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू आ गई। तो बस हमारे सारे फॉर्मूले कवर हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फिजिक्स पाठशाला एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।